नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह जो प्रश्न है यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी वन एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए अपने हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों की व्याख्या करने हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने पश्चिम के भौतिकवाद को उपेक्षित किया और पूर्व की आध्यात्मिकता पर बल दिया। तीसरा कथन है रामकृष्ण मिशन का मूल सिद्धांत मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर की पूजा करना है। तो ये तीन कथन है। इन तीन कथन पे हमें चार आधारित चार प्रश्न ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन में से हमें एक सही चुनना है। तो चलिए हम इन इससे संबंधित जो कथन है उसको तथ्य हैं उन तथ्यों को देखते हैं और फिर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए जो स्वामी विवेकानंद थे इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और इनका जो जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस का, यह कमार प्रकुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में, बंगाल में जो है। और देखिए यह जो थे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में क्या करते थे, वहीं पे रहा करते थे उस मंदिर में ही। तो देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 1886 को। इसी के 11 साल के बाद इनकी क्या हुई थी, 11 साल के बाद स्वामी विवेकानंद ने इनके सम्मान में एक राम कृष्ण परमहंस मिशन की क्या की है, स्थापना की है। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की है। देखिए स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे इस रामकृष्ण परमहंस मिशन के माध्यम से इनकी जो शिक्षाएं हैं, रामकृष्ण जी की जो शिक्षाएं थी उसकी व्याख्या करते थे। व्याख्या करते थे और उन्हें सरलतम भाषाओं में, जो स्थानीय भाषाएं हुआ करती थी उसमें प्रस्तुत करते थे। इनके जो विचार थे, इनके जो सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्तुत करने के लिए इस रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किए थे। तो देखिए इस आधार पे हम देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों की व्याख्या करने हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। यस, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा जो है, अब स्वामी विवेकानंद जो थे वह नौ नौ और हिंदूवाद नव हिंदूवाद के प्रचार के रूप में उभरे, के प्रचारक के रूप में उभरे। यह जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, नव हिंदूवाद का क्या करना था, प्रचार करना था, एक नया हिंदूवाद। ठीक है, जिसमें क्या हो, ये कुछ रूढ़िवादी जो सोच विचार है, जो कुरीतियां हो, वो खत्म हो जाए। देखिए उन्होंने 1883 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ना, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के में इन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, उस संबोधन में इन्होंने जो संबोधित किया उस संबोधन में इन्होंने कहा आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के मध्य एक सुदृढ़ संतुलन स्थापित किया जाए। क्या किया जाए? एक सुदृढ़ संतुलन स्थापित किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, अध्यात्मवाद प्लस भौतिकवाद। देखिए आध्यात्मवाद, यह भारत में ना, भारत में क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान मतलब यहाँ पे गुरु बहुत ज्यादा हुए। और ठीक है, प्राचीन काल से ही यहाँ अध्यात्मवाद क्या है, बहुत प्रचलित रहा है। और भौतिकवाद यह पश्चिम में, भौतिकवाद कहाँ पे, पश्चिम में, यानी कि पाश्चात्य कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में भौतिकवाद वहां प्रचलित है। तो इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया कि भारत से क्या हो, आध्यात्मवाद, और जो पश्चिम कंट्रीज है वहां से भौतिकवाद, दोनों का सम्मिलित करके, यानी कि दोनों का सुदृढ़ रूप से एक नया धर्म बनाया जाए, जिसे नव हिंदूवाद कहा गया। क्या बोला गया? नव हिंदूवाद बोला गया, का प्रचलन किया जाए, प्रचारित किया जाए। तो इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया जिससे क्या हो, लोगों के बीच अधिक से अधिक सामंजस्यपूर्ण, यानी कि सद्भावनापूर्ण विकास हो, समाज एकदम प्रफुल्लित हो, लोग खुशी से रहें, और अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों से मिल करके उनके बीच खुशी का माहौल बना रहे हैं हमेशा। तो ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस उपेक्षित किया नहीं, ऐसा उपेक्षित नहीं किया। उपेक्षित मतलब अपेक्षा करना, मतलब अ, उम्मीद रखना, और उपेक्षित मतलब अवहेलना करना, उसे अवज्ञा करना एक प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तो हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए उन्होंने धार्मिक मामलों में ना, जैसे कि मुझे मत छुओ, मुझे स्पर्श मत करो,
जैसे होता ना छुआछूत की भावना, हिंदुओं में क्या था, बहुत सारा छुआछूत का भावना था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, जैसे शूद्र वर्ग था और जो अछूत कुछ बहुत सारे वर्ग थे जिनको लोग छूने से या फिर उनकी परछाई से भी टच होने से भी अपने आप को नापाक समझने लगते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसका तीव्र विरोध किया, इन्होंने तीव्र विरोध किया, भर्त्सना किया इसका। और देखिए इस पे खेद भी व्यक्त किया। देखिए हिंदू धर्म, अब इन्होंने इस पे खेद व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि अब हिंदू धर्म जो है हमारे रसोइये में जो खाना पकता है वहां तक सीमित हो गया, यानी कि हमारे जो भगवान है अब वो हांडी में आके बस गए हैं। लोग कहते हैं कि मेरे भगवान को मत छुओ, मेरे भगवान को मत छुओ, ऐसा इन्होंने कह करके जो यह छुआछूत था इसकी भर्त्सना की है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया, स्वामी विवेकानंद ने मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा, ईश्वर की जो सर्वश्रेष्ठ पूजा है वह मानवता की सेवा द्वारा ही की जा सकती है। यही जो परमहंस जी थे इनका भी यही सिद्धांत था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ओके, तो यानी कि मानवता ही भगवान की असली पूजा है, ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने जो डिस्कस किए हैं, डिस्कशन के आधार पे ऑप्शन देखते हैं। तो पहला और क्या है, पहला और तीसरा क्या है, सही है, और दूसरा क्या है, गलत है। तो दूसरा इसमें भी है और इसमें भी, दोनों कट हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ये कर्षक संघ से संबंधित है ना, कर्षक संघ, कर्षक मतलब कृषक, कृषक संघ ना। औपनिवेशिक काल के दौरान किसान संघर्षों के संदर्भ में कृषक संघ की स्थापना किस प्रदेश में की गई थी? संयुक्त प्रांत, मालाबार, बंगाल, बिहार। हमें इन चारों में से एक चुनना है। देखिए जो कृषक संघ की स्थापना की गई थी, यह की गई थी मालाबार में। कहाँ पे, मालाबार में, केरल तट पे। केरल तट को क्या बोला जाता है, मालाबार बोला जाता है, केरल तट। इसी को मालाबार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो केरल के मालाबार में एक बहुत ही शक्तिशाली किसान आंदोलन मुखर हुई थी, मतलब वहां पे चला था। इस आंदोलन में जो कांग्रेस की जो पार्टी के तले ही, मतलब उसके अंडर में ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी जिसपे जो समाजवाद विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से, उन्हीं के परिणाम प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही यह कृषक संघ संगठित हुआ था। यह आंदोलन केरल के मालाबार तट में, मतलब मालाबार में वह चल रहा था आंदोलन बहुत तीव्र गति से। देखिए जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, उसके जो सदस्य थे, यह सदस्य गांवों गांवों में जाते थे, वहाँ के लोगों को जागरूक करते थे, फैलाते थे, जागरूकता फैलाते थे और उनके उनसे संगठित करते थे। संगठित करके के हर गांव में एक एक, एक संगम बनाते थे, एक संघ बनाते थे, जिसे कर्षक संघ बोला गया, कर्षक संघ बोला गया। देखिए यह अपने जो इनकी जो मांगे हुआ करती थी, यह उनकी मांगे थी सामंती उगाहियों, जो सामंती उगाही होता था उसका उन्मूलन किया जाए, और जो शुल्क नवीकरण किया जाता था, यानी कि जो पहले लगान हुआ, वो पहले उनका जो टैक्स मतलब अभी जमा नहीं हुआ होता था, उनको फिर से टैक्स के रूप में और सूद ब्याज जोड़ करके भी उसे बढ़ा दिया जाता था। तो क्या उनका नवीकरण कर दिया जाता था। साथ ही और जो और भी जैसे अग्रिम लगान, ठीक है, यानी कि फसल हुआ नहीं उससे पहले लगान ले लेना, अग्रिम लगान। निजी खेती की जमीन पे जो था, जमींदारी प्रथा, काश्तकारी जो प्रथा था जिसमें लोग अपना खुद की खेती पे फसल उगाते थे, उसका उन्मूलन करना, जमींदारों का उसमें हस्तक्षेप करना। जैसे इस तरह की जो अन्य जो कृषक पे जो अत्याचार कर रहे थे लोग, उसका उसे समाप्त करना, ऐसा इन लोगों का मांग था। जो ये कर्षक संगम स्थापित किए गए थे, इन लोगों ने मांग किया था। ये देखिए जो कर्षक संघ के सदस्य हुआ करते थे, यह लोग जमींदारों के घर पे जाया करते थे, जो जो अत्याचार जो लोग उनसे कर रहे थे, तो वहां पे जाके बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन किया करते थे और अपनी मांगों को मनवाया करते थे जबरदस्ती। तो यह कृषक संघ लोग, मतलब समझ में आया ना। तो यह लगभग आई थिंक 1934 का बात है ना, 1934 के आसपास का बात है, केरल के, ठीक है, मालाबार तट में यह स्थापित हुआ था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है? सही नहीं है, हमें ये बताना है।
वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। उसने यंग हसबैंड शिष्टमंडल को तिब्बत भेजा। ठीक है। उसने अफगानिस्तान के लिए यथार्थवादी और सामान्य विवेक की नीति अपनाई। यथार्थवादी और सामान्य विवेक की नीति को अस्वीकृत कर दिया। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर क्रोध के स्थान पर सैन्य एकीकरण और आदिवासी सुलह की नीति का पालन किया। चलिए, जो ये लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति से संबंधित है, हम इसकी जो विदेश नीतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर उसके जो तथ्य होंगे, वो तथ्यों के आधार पर सही ऑप्शन इसमें हम लोग चुनेंगे। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति थी, इसके संदर्भ में हम बात करें तो इसकी विदेश नीति में जो फारस की खाड़ी है, ईरान के पास फारस की खाड़ी, उससे सटे हुए जो अरब तट थे, अरब तट में और फारस में और उधर में जितने भी लोग विवाद होता था, तो उस समय 17वीं शताब्दी के बाद के आसपास का समय है, तो उसमें जो है ब्रिटिशर्स के रेजिमेंट के आर्मी के जो लोग थे, वो लोग जाके उसमें सुलह समझौता कराते थे। जो अरबियन थे और फारसी लोग थे, उनमें सुलह समझौता कराते थे। परंतु उनका जो उस क्षेत्र में कोई उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था, परंतु यह भी चाहते थे कि उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कोई विदेशी शक्ति भी स्थापित ना हो, कोई बड़ी विदेशी शक्ति भी स्थापित ना हो। कहाँ पे? फारस में। फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में कोई विदेशी शक्ति भी ना आए। देखिए, इसी क्षेत्र में, इसी समय, तो इस तरह वहां पे जितने भी विवाद हुआ करते थे, उसमें ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करते थे और इसका सुलह समझौता कराते थे। और वहाँ यह भी चाहते थे कि कोई विदेशी शक्ति वहां पे आके स्थापित ना हो, और वो लोग अपना, जो ये ब्रिटिशर्स थे, वो अपना उपनिवेश भी स्थापित करना नहीं चाहते थे। तो इसी समय, तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो विश्व की अन्य शक्तियां थी, जो पाश्चात्य कंट्री की, उन शक्तियों ने अपने अपने राज्य स्थापित करने की होड़ मची थी। देखिए, इसमें मुझे ज्यादा लिखना है, तो इसलिए मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ। एक होड़ मची थी, उस होड़ में जैसे कि जर्मनी शामिल था। जर्मनी, रूस, ठीक है, जर्मनी, रूस, टर्की, फ्रांस, ये सारे के सारे जो देश थे उसमें शामिल थे। ये सब के सब चाहते थे कि, देखिए, वहां पे अपना उपनिवेश प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया जाए, इसी की होड़ में लगे हुए थे। देखिए, जो फ्रांस था, उस क्षेत्र में वो चाहता था एक कोयला स्टेशन प्राप्त करना। फ्रांस चाहता था एक कोयला स्टेशन प्राप्त करना। जर्मनी चाहता था कि बर्लिन से लेके बगदाद तक, देखिए, फ्रांस चाहता था कि कोयला स्टेशन क्या किया जाए, एक स्थापित किया जाए। फ्रांस तो था जर्मनी से लेकर के, सॉरी, जर्मनी जर्मनी की राजधानी ना बर्लिन, बर्लिन से लेकर के बगदाद तक एक क्या रेलवे स्टेशन बनाया जाए, और इसको, उसका भी अरबियन सी में प्रेजेंस हो जाए, उपस्थिति हो जाए। इसी को दर्ज कराने के लिए जर्मनी भी इसी होड़ में लगा हुआ था। और आगे चलकर, तो उसमें रेल एक परियोजना बनाना चाहता था जर्मनी। और आगे चल करके यहाँ पे देखा, तुर्की ने ना अभी कुवैत पे क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कुवैत को आधिपत्य, जब कुवैत पे आधिपत्य स्थापित कर लेगा टर्की, तो तो उस तरह से वो भी जो फारस की खाड़ी था उसमें वो भी प्रवेश कर जाता। तो इस तरह वहां पे एक सेंटर पॉइंट बन गया था, होड़ मच गया था वहां पे। देखिए, जो आगे चल के ना, फ्रांस ने अरब, फारसी, तुर्की सरदारों के बीच विवादों के लिए ब्रिटेन को एक संप्रभु मध्यस्थ के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। जो वहां पे विवाद हुआ करते थे अरब, फारसी, तुर्की सरदारों के बीच में, उनमें ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे, और चाहते थे कि वहां पे उनका आधिपत्य स्थापित रहे, यानी उनका ही वर्चस्व रहे, जो अन्य विदेशी शक्तियां हैं वो ना रहे। जिसे फ्रांस ने अपने और सरकारी लेवल पे उसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। देखिए, इंग्लैंड ने ना, रूस, जर्मनी, इसी समय है, रूस रूस भी चाहता था क्या हो, उसका ईरान के रास्ते वह जो अरबियन सी था वहां पे उसका प्रेजेंस बन जाए। रूस भी चाहता था यहाँ पे उसका भी बन जाए, दक्षिण की ओर भी विस्तारवादी नीति अपना रहा था। तो इसी को टैकल करने के लिए आगे चल करके, देखिए, इंग्लैंड ने रूस, जर्मनी, तुर्की आदि को खाड़ी में लाभप्रद स्थिति हासिल करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। जो अन्य, ब्रिटेन के अलावा जो अन्य विदेशी शक्तियां थी, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, रूस, सभी के सभी क्या कर देंगे, विफल कर देंगे अपनी रणनीतियों के कारण से, की वजह से, जो ब्रिटिशर्स ने अपनाया। देखिए, वर्ष 1903 में एक नौसैनिक
बेड़े के साथ कर्नल, देखिएगा, ठीक है ना, एक नौसैनिक बेड़े के साथ करजन था, खाड़ी की व्यक्तिगत यात्रा की। उसने क्या किया कि जो खाड़ी वाला क्षेत्र था वहां पे यात्रा की, ताकि वहां पे वो अपना जो विदेशी शक्तियां थी उन्हें अपना वर्चस्व दिखा सके, उन्हें अपना वर्चस्व दिखा सके। तो इसीलिए उसने उस खाड़ी जो क्षेत्र था वहां पर दौरा किया, व्यक्तिगत रूप से वहां पर दौरा किया। देखिए, करजन ने जो सिस्तान के मामले में फारसी अफगान विवाद में रूसी साजिशों को भी विफल कर दिया। जो रूस भी था उस समय यहाँ पे विस्तारवादी नीति अपना रहा था, दक्षिण की तरफ वो भी बढ़ रहा था, तो उसको, उसकी जो नीति था उसको भी विफल कर दिया। एक पुराना कोई ठीक है ना, एक संधि हुआ था जिसमें फारस अफगानिस्तान ब्रिटिश की मध्यस्थता से एक संधि हुआ था, उस संधि के माध्यम से उसने रूस को भी उधर फैलने से रोक दिया। देखिए, करजन जो था, करजन ने भारत में भारत के जो साथ जो तिब्बत लगता था, तिब्बत यानी कि चीन और भारत के बीच में जो तिब्बत है, वो उसकी बफर स्टेट एक प्रकार से है तिब्बत। तो उस तिब्बत का, तिब्बत में रूस का प्रेजेंस बढ़ रहा था ना, रूस का क्या बढ़ रहा था, प्रेजेंस बढ़ रहा था, यानी कि रूस उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था तिब्बत में। तो इस तरह से करजन, उसी समय करजन भी था गवर्नर जनरल, तो वह थोड़ा सा मतलब अ, डर गया एक प्रकार से कि मतलब कहीं रूस उधर फैलते ब्रिटेन के साथ थी ना, डायरेक्ट उसका बॉर्डर लगने लगे। तो इसलिए इसने क्या किया, करजन ने अपनी एक सेना के, ठीक है, एक सेना, हालांकि मैं उससे पहले आगे चलता हूँ। देखिए, जो है उस समय जो तिब्बत है, तिब्बत के जो दलाई लामा थे, दलाई लामा, और उसी समय जो जो रूस के अन्य नेता थे उनसे उनका संबंध बढ़ गया, बढ़ रहा था। और उसी में डोरजिफ, डोरजिफ नामक एक व्यक्ति थे, यह कहते थे सैनिक थे, यह यह जो थे गोला बारूद हथियार, जो रूसी हथियार थे, उनका संग्रह करने लगे, कहाँ पे, तिब्बत में। जिससे ब्रिटिशर्स लोग क्या होगा, चिंतित हो गए कि ऐसा लगा कि उनका अब डायरेक्टली क्या होगा, भिड़ंत होगा, डायरेक्टली किसे भिड़ंत होगा, किसी ब्रिटिशर्स से। तो इसलिए उसने जो लॉर्ड कर्जन था उसने एक सेना भेजा, एक सेना भेजा, और सेना का उसने मतलब वहां पे तिब्बत जब वो पहुंची तो उन्होंने उससे संधि करना चाहा कि ये लोग क्या हो, जो रूस है, रूस को तिब्बत से अलग रखा जाए। परंतु वहां के लोगों ने और साथ ही राजा ने अहिंसक उसका विरोध किए, अहिंसक विरोध किए, जिससे देखिए तो क्या हुआ, विरोध किए मतलब वह संधि नहीं हो पाई। जो लॉर्ड कर्जन के इस समय के सेनापति थे उस समय, वह थे कर्नल यंग हस्बैंड, कर्नल यंग हस्बैंड, कर्नल यंग, मैं दिखाई तो दे रहा हूँ ना, हाँ, कर्नल यंग हस्बैंड, इन्हीं के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजा गया था ना, कहाँ पे, तिब्बत में, इन्हीं के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजा गया था, जो वहां पे गई, वहां पे इसका विरोध हुआ, तिब्बत में विरोध हुआ। अब देखिए, क्योंकि रूस का जो वहां पे दबदबा था बढ़ रहा था, बढ़ गया था। अब यह था रूस का जो रूस के साथ संबंध, और जो जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, उन सब के साथ जो संबंध था लॉर्ड कर्जन के समय, उसका हमने चर्चा किया। अब देखिए, आगे चल करके कर्जन ने जो उस समय के जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, जो आधुनिक में पेशावर है, यानी पाकिस्तान का जो बहुत सारा क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र, उस उसके आसपास का, जहाँ पे गोमल, बुलंद दर्रा आदि है, तो उन दर्रा आदि को, आदि वाले क्षेत्र को देखते हुए इसने, लॉर्ड कर्जन ने एक नीति अपनाया, एक नीति अपनाया जिसे यथार्थ सामान्य विवेक की नीति कहते हैं, यथार्थ, यथार्थ सामान्य विवेक की नीति। देखिएगा, यथार्थ सामान्य विवेक की नीति, यथार्थ सामान्य विवेक की नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नीति के माध्यम से उसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो आदिवासी वर्ग थे, किसके, आदिवासी वर्ग, उनके साथ संबंध स्थापित किया,
ठीक है, उनके साथ संबंध स्थापित किया और यह यथार्थवादी सामान्य विवेक की नीति का पालन किया। देखिए, उसने कहा हमारी जो नई सीमा नीति है, जो सीमा क्या करते थे, नई सीमा नीति है, और उसकी जो नई सीमा नीति थी ना, वह यह थी कि वह चाहता था कि एक बलूचिस्तान से लेकर के, बलूचिस्तान कहाँ पे है इस समय, जो पाकिस्तान का सबसे दक्षिणी भाग है ना, उस वाले जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बलूचिस्तान बोला जाता है। उस बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से लेकर के उत्तर पश्चिमी की पूरी रेखा पर एक सीम देखिए, बलूचिस्तान से लेकर के पूरा जो गोमल दर्रा, बुलंद दर्रा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, वो वहां से लेकर के जो पामीर का पठार है, जो पामीर का पठार है, जहां से हिंदू कुश पर्वत और ठीक है, पर्वत निकलता है, वहां तक पूरा क्या किया जाए, एक सीमा रेखा निर्धारित किया जाए। और उस समय जो उस वहां पे जो जितनी भी आदिवासी वर्ग के लोग रहते थे, उन लोगों के साथ यथार्थवादी और सामान्य विवेक की नीति अपनाया। क्यों? कौन? लॉर्ड कर्जन। देखिए, तो वह चाहता था ना कि यह नीति जो है, वह नीति वहाँ लोगों के पसंद के अनुसार हो, इसमें लोगों की क्या हो, अनुमति हो, लोग इसे पसंद करें और अपने अनुसार नाम दे इसके। ठीक है, लेकिन यह क्या होना चाहिए, स्वयं विवेक पे होना चाहिए, उनकी विवेक पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी राजनीतिक रूप से प्रभावित हो, राजनीतिक रूप से प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, तो उस उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की नीति को संक्षेप में विस्तार के विरुद्ध सैन्य एकीकरण की नीति के रूप में और आदिवासी सुलह की नीति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। जो उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांत थे, उसके लिए जो कर्जन की नीति थी ना, उसे संक्षेप में विस्तार के विरुद्ध सैन्य एकीकरण की नीति के रूप में के स्थान पर आदिवासी सुलह की नीति के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, तो इस आधार पे जो हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहें, तो लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, वो प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, नहीं ना। हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है ना, सही नहीं है। हाँ, वो प्रभाव स्थापित करना चाहता था, लेकिन एक उपनिवेश नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने उस समय जो अन्य विदेशी शक्तियां थी, जैसे फ्रांस, टर्की, रूस आदि को क्या किया, वहां पे वहां से विस्थापित किया ना। उन लोगों का जो प्रभाव था उसे खत्म किया और वहां का व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र का दौरा किया, वहां पे गया। ठीक है, जिससे उनके अंदर मैसेज जाए कि हाँ, यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन का ही दबदबा है। और वहाँ के जो अन्य जो सरदार हुआ करते थे, अरबियन सरदार, फारसी सरदार, उन लोगों के जो झगड़े हुआ करते थे, उसमें ये लोग हस्तक्षेप करते थे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सही है। हालांकि हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, वो बताना है। उसने यंग हस्बैंड शिष्टमंडल को तिब्बत भेजा। यस, ये भी सही है, उसने तिब्बत भेजा एक सैनिक टुकड़ी के रूप में, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक तिब्बत में टुकड़ी भेजा, जिसका वहां पे क्या हुआ, विरोध हुआ। इस कैसे अहिंसात्मक रूप से विरोध हुआ। ओके, तो ये भी सही है। उसने अफगानिस्तान के लिए यथार्थ और सामान्य विवेक की नीति को अस्वीकृत कर दिया। नहीं, उसने यही तो नीति अपनाया था। ठीक है, अस्वीकृत नहीं किया, तो ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर क्रोध के स्थान पर सैन्य एकीकरण और आदिवासी सुलह की नीति का, जो ऊपर वाला ये नीति है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं ना, इसी को। ठीक है, इस नीति का उसने पालन किया, तो यस, ये भी सही है। तो इस आधार पे जो हमारा सी ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, गलत है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सारागढ़ी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारागढ़ी का युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान कबाइलियों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। कौन सा? सारागढ़ी का युद्ध। चलिए, तो हम इससे संबंधित जो तथ्य हैं उसको डिस्कस करते हैं और फिर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो ये सारागढ़ी का युद्ध है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस पे मूवी भी बन चुका है, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ। तो जैसे ओके, देखिए, ये जो सारागढ़ी का युद्ध, आई थिंक सारागढ़ी के नाम से वह युद्ध भी है ना, जिसमें सिख रेजिमेंट के लोग रहते हैं। देखिए, जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में भी सरकार ने 124वीं वर्षगांठ इसकी मनाई थी ना। ठीक है, 124वीं वर्षगांठ सरकार ने मनाई थी और इसका काफी चर्चा में था।
तो देखिए जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था यह हुआ था 12 सितंबर 1897 को हुआ था ना। 12 सितंबर 1897 को हुआ था। इस अवधि में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। आई थिंक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। देखिए जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे तो इन्हीं के समय में सारागढ़ी का युद्ध हुआ था। देखिए जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था यह ब्रिटिशर्स और जो अफगानी कबायली थे, ब्रिटिशर्स प्लस अफगानी कबायली। ब्रिटिशर्स प्लस अफगानी कबायली ना। तो इन लोगों के बीच में यह युद्ध हुआ था। ब्रिटिशर्स की तरफ से सिख रेजिमेंट के लोग थे। सिख रेजिमेंट में जैसे कि उस समय था, अब सिख रेजिमेंट था उस समय सिख सैन्य दल था। ओके, तो इसके लगभग 21 ब्रिटिशर्स की तरफ से केवल 21 सिख थे ना, केवल 21 सिख थे। वो जो सारागढ़ी का किला था, सारागढ़ी क्या था? किला। किले में मात्र 21 सिख थे। और जो उस समय के अफगान के सैनिक थे, जो जो अफगान के सैनिक थे वो लगभग 8,000 से अधिक थे ना। 8,000 से क्या थे? अधिक थे। 8,000 प्लस, मतलब ज्यादा थे। ये क्या थे? कबायली थे। जिनमें से ये जो 21 सैनिक थे, 21 सैनिक, इन लोगों ने उन्हें 7 घंटे तक किले पे क्या किया? नियंत्रण रखा। मतलब उन्हें प्रवेश ही नहीं करने दिया। और ये लोग बड़ा बहादुरी से लड़ा जिसमें 200 कबायलियों को इन लोगों ने मार दिया। प्लस 600 लोगों को क्या किया? घायल कर दिया। मात्र 21 जो सिख थे उन लोगों ने। हालांकि बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या हो गई? जीत हो गई। अब सॉरी, ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं अभी देखेंगे इसके बारे में। तो अब जीत हुई कि नहीं, देखिए। तो 200 से अधिक लोग जो कबायली थे उन लोगों की क्या कर दिया? मार दिए गए। और 600 से अधिक लोगों को इन्होंने क्या कर दिया? घायल कर दिया था। 600 से अधिक लोगों को इन्होंने घायल कर दिया था। अब देखिए, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की वायसराय के रूप में लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई? इल्बर्ट बिल, सॉरी इल्बर्ट बिल विवाद, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सिविल सेवाओं में का इंपीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, द्वितीय कारखाना एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध। देखिए हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो दूसरा है, हमें इसमें चेक करना है कौन कौन से सही उत्तर हैं। देखिए जो दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह 1885 में हुआ था ना। 1885 में हुआ था। और इस समय जो गवर्नर, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे, ना कि लॉर्ड लेंसडाउन। तो इस आधार पे अगर दूसरा सही है दूसरा गलत है, तो दूसरा क्या है? इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बचेगा केवल ऑप्शन सी और ए। सी और ए। तो हम इन्हीं में से एक क्या करेंगे? सही लगा देंगे। क्योंकि दोनों में से एक अगर आपको नहीं आता है तो मतलब हम चेक और भी आगे चेक करेंगे। देखिए चलिए हम इससे संबंधित तथ्यों को पहले जान लेते हैं, फिर अपने प्रश्न को चालू करेंगे। देखिए जो यह समय लॉर्ड लेंस डाउन का जो समय काल है, यह 1888 के आसपास का है ना। 1888 से लेकर के 1893, इसके बीच में लॉर्ड लेंस डाउन जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं, यानी कि लॉर्ड वायसराय बोले या गवर्नर जनरल, ठीक है, तो क्या होते हैं? वायसराय के रूप में यह कार्यरत रहते हैं भारत में, भारतीय ब्रिटिश प्रांत में। देखिए जो इसके समय
जो मुख्य कार्य हुए उन कार्यों में से हम अगर बताना चाहें तो उनकी द्वारा कार्यकाल के दौरान ही भारत अफगान युद्ध हुआ। भारत अफगान युद्ध हुआ, हालांकि इससे पहले द्वितीय अफगान युद्ध हो चुका था। द्वितीय अफगान युद्ध हो चुका था और उस द्वितीय अफगान युद्ध के बाद एक सीमा निर्धारण किया गया। क्या किया गया? सीमा निर्धारण। देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, इससे पहले ही द्वितीय अफगान युद्ध हो चुका है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन रहेंगे ना, तो उससे उसके बाद जब ये आए तो उस समय सीमा निर्धारण हुआ और इसमें डुरंड रेखा खींचा गया ना भारत और अफगानिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा इस समय जो क्या है, इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का है ना बॉर्डर। और उस समय क्या था, ब्रिटिश जो भारत था और अफगानिस्तान के बीच में यह सीमा रेखा खींचा गया था। उस समय जो क्या था, रूस का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ रहा था किसमें, अफगानिस्तान में। उसी को टैकल करने के लिए प्रथम अफगान युद्ध और द्वितीय अफगान युद्ध ब्रिटिशर्स ने उनसे लड़ा, अफगानियों से। ठीक है, तो और देखिए, जो इस तरह सीमा का निर्धारण हुआ, साथ ही और देखिए इसी कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम आया ना, इसमें लिखा है क्या कहीं? नहीं, भारत परिषद अधिनियम एक्ट लिख देते हैं ना, एक्ट आया और 1992 1892 का भारत परिषद एक्ट आया, जिसके एक्ट के माध्यम से जो संविधान का जो संविधानिक आधार था ना वह रखा गया। चुनाव से संबंधित सिद्धांत थे वह रखा गया। ओके, चुनाव से संबंधित सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत लिख देते हैं ना, सिद्धांत रखा गया पहली बार भारत में ना, सिद्धांत रखा गया। अब देखिएगा, और भारत में क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। हालांकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी इसी समय हुई, इसमें 1893 के भारत परिषद एक्ट में। चलिए, जो जो उसी कार्यकाल की घटनाएं है ना, इनकी जो कार्यकाल की घटनाएं यही है, हम कुछ और भी विशेष रूप से देख लेते हैं। जो उसमें से है, पहला जो है कारखाना एक्ट आया, कारखाना एक्ट। आई थिंक 1991 में आया था ना, 1991 में आया था, जिसकी जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए जो उनकी जो कार्य करने की सीमा थी उसे घटा दी गया। आई थिंक 9 घंटे फिक्स कर दिया गया, उससे ज़्यादा वो लोग कार्य नहीं करेंगे दिन भर में। ठीक है, तो इस तरह से ये कारखाना एक्ट आया। इसी द्वितीय, हाँ, द्वितीय कारखाना एक्ट भी है ना, ये क्या है, द्वितीय कारखाना एक्ट। और देखिए, इसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया, अभी इसका हमने भी जिक्र किया ऊपर। और देखिए, डुरंड आयोग की स्थापना की गई। जो सर डुरंड थे उनकी अध्यक्षता में डुरंड आयोग की स्थापना की गई, जिन्होंने सीमा निर्धारण किया भारत और अफगानिस्तान के बीच में। उस समय के तत्कालीन भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किया गया। हम और आगे चलते हैं। देखिए, इस समय जो सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। इंपीरियल एक सेंटर लेवल पे ना, सेंटर लेवल पे सिविल सेवा, एक इंपीरियल किया गया, इंपीरियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। दूसरा राज्य स्तर पे, और प्रांत, सॉरी राज्य नहीं, प्रांत, हाँ प्रांत स्तर पे। ठीक है, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवा भी हो गया, एक अधीनस्थ सेवा भी किया गया। तो इस तरह की जो सिविल सेवा था उसको विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। और एक अफीम आयोग भी लाया गया, अफीम आयोग। देखिए, तो ये कुछ क्या थे, लॉर्ड लेंस डाउन के कार्यकाल में घटित घटनाएं थी। तो इसके आधार पे हम देखें तो इल्बर्ट बिल तो वैसे ही गलत हो जाएगा ना, इल्बर्ट जो बिल आएगा वह, हम्म, हम कुछ इसके बारे में भी देखते हैं ना, क्या है, तो इल्बर्ट बिल भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। जो इल्बर्ट है वो इल्बर्ट एक गवर्नर जनरल रहेंगे, उन्हीं के कार्यकाल में आएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, केवल सही। अच्छा देखिए, पहला भी गलत है, तो पहला इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा, बचेगा केवल ये ना। यानी कि केवल हम एक और दो में कर लेते सही, तो ये दोनों क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ओके, चलिए हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल आया था, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इल्बर्ट बिल। देखिए, जो इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। इन्हीं के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल आया था। इसके माध्यम से जो ब्रिटिशर्स, जो विदेशी
भारत में रह रहे थे उनको भी जो भारत का ज्यूरिडिक्शन था, जो भारत का न्याय व्यवस्था था, उसके अधीन ला दिया गया। यानी कि अब जो भारत के न्यायाधीश होंगे, जो भारतीय होंगे, वो भी ब्रिटिशर्स के जो उनकी जो होगा न्याय व्यवस्था, उनका न्याय करेंगे। कौन होंगे? वो भारतीय भी करेंगे। ओके, उनके यानी कि भारतीय जुडिडिक्शन में अब वो भी लोग आ गए। ऐसा इल्बर्ट बिल में प्रावधान था, जिससे आगे चल के क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो विद्रोह कर देंगे। ब्रिटिशर्स क्या कर देंगे? आगे चल के विद्रोह कर देंगे और इस इल्बर्ट बिल का विरोध करेंगे। ओके, विरोध में ही विद्रोह भी कर देंगे। जो ब्रिटिश सैनिक थे, इसी को श्वेत विद्रोह के भी नाम से जाना जाएगा, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो यह इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। देखिए आगे चलते हैं। देखिए जो 1878 और 80 में ना, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप से मुक्त रहे, रूसी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। तो हम कौन सा जिक्र कर रहे हैं? द्वितीय अफगान युद्ध के बाद जिक्र कर रहे हैं ना। ठीक है, चौथा क्या है? गलत है। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में यह द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। ओके, इसी का हमने ऊपर भी जिक्र किया है कहीं। ठीक है, द्वितीय अफगान युद्ध किसी लॉर्ड लिटन, सॉरी, प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आई थिंक यही सही है ना। अब देखते हैं। तो अब अफगानिस्तान में क्या होता है, रूसी हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उसी को टैकल करने के लिए यह दूसरा अफगान युद्ध लड़ा गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। एक मिनट, लॉर्ड लिटन पहले आए थे या लॉर्ड रिपन, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगर लॉर्ड रिपन पहले आएंगे, दूसरी दूसरी बार क्या आएंगे? लॉर्ड लिटन आएंगे, तो इनके कार्यकाल में द्वितीय अफगान युद्ध होगा। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध होगा ना। तो इसके इनके कार्यकाल में क्या होगा? प्रथम अफगान युद्ध होगा। ये आप एक बार डिस्कस देख लीजिएगा कब कौन पहले आए थे, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। अब देखिए, तो इस आधार पे हम देखते हैं क्या है। तो हम इसमें से पांचवा को भी देख लिए और पहले को भी देख लिए, और दूसरा वाला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो क्या थे? एक सिविल सेवक थे ना, रिटायर्ड सिविल सेवक थे, उन्हीं के नेतृत्व में यह हुआ था। ठीक है, जो उसके आजीवन में क्या रहेंगे? सचिव रहेंगे कांग्रेस के ना। देखिए, चलिए तो हम आज का यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू भी है। हम फिर इसी तरह के और नए लेक्चर भी लेकर आते रहेंगे, जिसमें डीप्स में डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि इस जो लेक्चर है, इसके जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैं एक क्या है, पीडीएफ में एक मैं इसका इस पीडीएफ में जो 100 150 से अधिक क्वेश्चन है, उसको मैं एक मैराथन वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आप उन वीडियो को भी देखे होंगे और एंजॉय किए होंगे। तो हम एक ओवरव्यू देखें तो इसके माध्यम से हमने प्रथम फैक्ट्री एक्ट, द्वितीय कारखाना अधिनियम और राष्ट्र सिविल सेवाओं के इंपीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं के वर्गीकरण आदि को भी हमने जाना है ना। लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में हुए घटनाओं के बारे में जाना है। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुए और सारागढ़ी का युद्ध हुआ था ना। सारागढ़ी का युद्ध किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। इसके बारे में हमने जिक्र किया है, जाना है। और जो लॉर्ड कर्जन था, उसकी विदेशी नीति के बारे में हमने जाना है, लॉर्ड कर्जन की विदेशी नीति। ओके, या औपनिवेशिक काल के दौरान केरल के मालाबार तट में जो कृषक संघ बना था, उसके बारे में जाना है। और जो स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण परमहंस मिशन था, उसके बारे में हमने काफी डीप में डिस्कशन किया है। तो इसी तरह के हम अन्य भी वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे, जिनमें हम इस प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए वीडियो का। और हाँ, उपनयन संस्कार भी करा लीजिएगा, अगर आपका नहीं हुआ होगा तो देर नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।